हेलो क्लास 10th के चमकते सितारों, स्वागत है आपका बायो वाइब्स एसपी में। हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर कंप्लीट है। पहली एक्सरसाइज, इसके कंप्लीट एग्जाम्पल, थ्योरम और सारे एक्सरसाइज के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके तीनों वीडियो अपलोड है। जाइए और पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। आज हम दूसरी प्रश्नावली बहुपद को कंप्लीट करेंगे। दूसरी प्रश्नावली बहुपद, पॉलिनोमियल्स। दूसरी प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर 2। सुनो, प्रश्नावली के नाम से समझते हैं क्या नाम है। बहुपद, बहु यानी खूब सारे, और पद का मतलब टर्म। जैसे कि यहां से समझते हैं पॉलिनोमियल्स। एक शब्द आया पॉली, पॉली यानी खूब सारे, मैनी, अनेक, और नोमियल, नोमियल्स, नोमियल्स यानी खूब सारे। पॉली का मतलब खूब सारे और नोमियल्स का मतलब पद या टर्म, यानी खूब सारे पद या टर्म आपस में जुड़ जाती है तो हम उसे बहुपद या पॉलिनोमियल्स कहते हैं। चलो, इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। चर जिसे कहते हैं वेरिएबल, और अचर जिसे कहते हैं नॉन वेरिएबल, या इसे कांस्टेंट भी कह सकते हो, कोई फिक्स मान जैसा। देखो, चर और अचर क्या होते हैं। जब वेरिएबल, जिसका मान कुछ भी वेरिएबल हम कर सकते हैं, शर्त पर डिपेंड करता है, उस कंडीशन में इसका मान कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे कि इनके मान को दर्शाने के लिए हम अल्फाबेट में कोई भी चूज कर सकते हैं नंबर। जैसे कि x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया, a मान लिया, b c कुछ भी मान लिया, जिसका मान कुछ भी आ सकता है। जैसे x का मान कुछ भी आ गया, इसे कहते हैं वेरिएबल या चर पद। लेकिन फिक्स होता है मान, नॉन वेरिएबल आप कुछ भी नहीं मान सकते, वो फिक्स मान है, कांस्टेंट है। जैसे कि मैंने कोई संख्यात्मक ले लिया 5, अब 5 के बराबर क्या आएगा, 5 तो 5 ही है। जैसे मैंने मान लिया कोई संख्या, मान ली 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, इस तरह की कोई संख्यात्मक मान लेता हूं जिसका मान फिक्स होता है 2, तो ये 2 ही है। लेकिन कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि x का मान कभी 2 भी आ सकता है, अगली कोई कंडीशन चेंज होगी तो 3 आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये होते हैं चर और अचर। और अच्छी तरह सुनना कि जब ये चर और अचर पद आपस में योगफल, घटाव, गुणनफल या भागफल द्वारा आपस में कंबाइंड होते हैं और जिसका निर्माण होता है, उसे कहा जाता है बीजीय व्यंजक। और ये आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। यानी चर और अचर को योगफल, गुणनफल, घटाव या भागफल के रूप में आपस में लिखकर हम जो एक फॉर्मेट या रूप लिखते हैं, उसे कहा जाता है बीजीय व्यंजक। सुनो, और यही बीजीय व्यंजक आगे जाकर क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। हमें यह समझना होगा कि ये बीजीय व्यंजक आगे जाकर बहुपद कब कहलाते हैं, किन किन कंडीशन में हम बीजीय व्यंजक को बहुपद कह सकते हैं। सर इतना तो समझ में आ गया, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, दोनों के योगफल, घटाव, गुणनफल या भागफल से हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं। तो समझो, जैसे कि मैंने कुछ लिख दिया, चर पद भी लिख दिया, कुछ संख्या भी लिख दी, और इससे जो बना है इसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। लेकिन हम इनको कब कहेंगे बहुपद, इनको बहुपद तब कहा जाता है जब इसके अंदर कोई चर पद लिखा हुआ है। ये है चर पद, वेरिएबल पद, और इस चर पद की घात क्या आ जाए, चर पद की घात पूर्ण संख्या में आए, पूर्ण संख्या में। और पूर्ण संख्या बताया है, पहला वीडियो देखिए और समझिए चीजों को। होल नंबर पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे तक अनंत तक चले। यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और ज्यादा कोई दशमलव या भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। जब चर की घात इस रूप में मिले तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। और जब इनकी घात इस तरीके से, जैसी घात होगी वैसे इस बीजीय व्यंजक को फिर हम बहुपद के अंदर समीकरण बोलेंगे, और वो समीकरण अलग अलग प्रकार के होंगे। तो एक मैंने कोई ले लिया x, और इसकी घात मैंने लिख दी 1, तो हाँ ये है। लेकिन मैंने 1 लिख दिया x और इसकी घात -2 कर दी,
तो फिर ये कंडीशन उसमें अप्लाई नहीं होगी, इस बीजी व्यंजक को बहुपद हम नहीं कहेंगे। तो सुनो, जब कोई भी चर अंदर दिया हुआ है और इस चर की घात इस प्रकार की है तो ही हम उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। सुनो आगे, अब यहाँ पर घात के आधार पर हमें काफी चीजें समझ में आ गई है। अब एक शर्त सुनो, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूं, केवल मैंने लिख दिया 2x, तो इसमें केवल एक पद है, तो ऐसे समीकरण को कहा जाता है एक पदी। लेकिन जब दो पद आ जाते हैं, 2x प्लस 3, तो इसे कहा जाता है द्विपदी। और जब इस तरह पद जुड़ते जाते हैं तो उसे त्रिपदी, या फिर और ज्यादा हो जाते हैं तो उसे बहुपदी कहते हैं। पद कितने भी ले सकते हैं लेकिन अनंत नहीं ले सकते, ये बातें आप ध्यान रखना। ठीक इस तरह इससे आगे आ जाए तो उसे कहते हैं त्रिपदी। और घात के आधार पर जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 1 द्विपदी है और इसकी अधिकतम घात 1 है, तो एक घात है, ऐसे समीकरण को कहा जाता है रेखिक समीकरण। जब इसकी मैं घात 2 लिख देता हूँ, 2x² प्लस 3x लिख दिया, प्लस में 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर इसकी अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो इसे कहा जाता है द्विघाती। जैसे मैंने 3 लिख दिया, 3 घात अधिकतम 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 1, इस तरह का कोई समीकरण लिख दिया, इसकी अधिकतम घात है 3, तो ऐसे समीकरण को कहा जाता है त्रिघाती समीकरण। कैसा समीकरण कहा जाता है, त्रिघाती समीकरण कहा जाता है। तो लगभग चैप्टर में क्या पढ़ने वाले वो मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे सुनो, बहुपद इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको एक चीज पढ़नी है, शून्यांक। शून्यांक क्या होते हैं पहले तो हम ये चीज समझेंगे, फिर ज्ञात करने की बात है। एक हम इसमें समझेंगे शून्यांक, जिसे हम कहते हैं जीरोज। शून्यांक क्या होते हैं, सुनो पहले एक समीकरण को किसी को समझते हैं। अभी बता, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या फिर घात के आधार पर रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती इस प्रकार के समीकरण लिखते हैं। अब इसके अंदर आप द्विघाती लिखते हो या त्रिघाती लिखते हो तो उनके लिखने का एक मानक या व्यापक रूप या एक पैटर्न होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिख दिया ax प्लस, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, या फिर मैंने लिख दिया bx प्लस c बराबर 0, या फिर एक मैंने लिख दिया ax², घात बढ़ा देते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरीके से लिख दिया और बराबर लिख दिया 0। तो यहाँ पर ये लास्ट में लिखा हुआ है, हर बार इसको कहा जाएगा अचर पद, और यहाँ पर b लिखा हुआ इसको कहा जाता है x का गुणांक। अब वो समीकरण जिस टाइप का वैसे ही शर्तें बदलती रहेगी। जैसे यहाँ पर d है अचर पद, d है अचर पद, c है x का गुणांक, b है x² का गुणांक, और a है x³ का गुणांक। वैसे इसमें देखने जाए तो c अचर पद है, b x का गुणांक है और a x² का गुणांक है। अब हमें यहाँ पर एक चीज ये समझनी है, शून्यांक। शून्यांक क्या होते हैं, जैसे इस प्रकार का कोई समीकरण लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो मैं इस समीकरण को इस तरह लिख सकता हूँ कि मैंने इस समीकरण को कोई बहुपद है और बहुपद में पॉलिनोमियल से मैंने p ले लिया और यहाँ पर लिख दिया x, यानी यहाँ पर मैं x की जो भी वैल्यू लेता हूँ वो मैं यहाँ पर सब जगह पुट करूंगा, और यहाँ पर मैं x की एक ऐसी वैल्यू लेता हूँ जिनको यहाँ पर पुट करने पर इस पूरे को सॉल्व करता हूँ, तो ये पूरा हल होके लास्ट में कितना हो जाता है, 0। तो वो इस बहुपद के लिए या इस समीकरण के लिए वो चर का मान या x का मान इस समीकरण का क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। अब अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया, वापस सुन लो अच्छी तरह। जैसे मैंने कोई समीकरण लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब मैं यहाँ पर इस बहुपद को, पॉलिनोमियल्स को p और यहाँ पर x मान लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर मैं x का कुछ ऐसा मान लेकर आऊं जो यहाँ पर जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां वहां पुट करूं, या तो अचर पद है, और पूरे को हल करूं और ये पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। पूरा ये
जीरो हो जाए तो वो जो चर का मान मैंने रखा था वो इस समीकरण का क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। अब शून्यांक कंप्लीट समझ में आ गया है कि शून्यांक क्या होते हैं। शून्यांक वह मान होते हैं जो किसी भी समीकरण में चर की जगह रखने पर पूरा समीकरण क्या हो जाता है, हल करने पर जीरो हो जाता है, यानी उसका मान क्या आता है, जीरो आता है, उसे शून्यांक कहते हैं। कोई भी समीकरण हो सकता है, यहाँ तो मैंने x माना, मैं y मान सकता हूँ। इस तरफ भी मैं लिख सकता हूँ कि ay² प्लस by प्लस c, और यहाँ पर y का मैं कुछ भी ऐसा मान लिखूं जिसको मैं यहाँ पर पुट करूं और पूरे को हल करूं तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो मान मैंने पुट किया था वो इस समीकरण का क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। किसकी जगह पुट करना, बस इतना याद रखना, चर की जगह। वो चर की जगह जो आप मान पुट करते हैं और पूरे को हल करते हैं और जीरो हो जाता है तो वो इस समीकरण का क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। और अब ये हमें शून्यांक कंप्लीट समझ में आ गया है। आगे सुनो, ये शून्यांक किसी भी समीकरण के कितने हो सकते हैं, हम कितने फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी बहुपद के कितने शून्यांक हो सकते हैं या कितने हम फाइंड कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा उसकी अधिकतम घात पर। किसी भी बहुपद की अधिकतम घात पर डिपेंड करेंगे कि उसके शून्यांक कितने हो सकते हैं, यानी आप कितने ऐसे मान बता सकते हो जिसमें उस चर की जगह रखने पर पूरे समीकरण का मान क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे शून्यांक कितने हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा उसकी अधिकतम घात पर। जैसे कि मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर x के मान कितने आएंगे, 2, यानी 2 ऐसे मान होंगे जो मैं दोनों में से किसी एक को भी यहाँ रखूं तो पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये दो क्या कहलाएंगे, शून्यांक। और ये शून्यांक कितने होंगे, अधिकतम घात पर डिपेंड करेगा। अगर 2 घात है अधिकतम तो 2 शून्यांक आएंगे, अगर अधिकतम घात 3 है तो उसके शून्यांक आएंगे 3, यानी 3 ऐसे मान मैं ज्ञात कर सकता हूं जिसको चर की जगह रखने पर पूरा पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब आपको शून्यांक क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया और शून्यांक कितने हो सकते हैं वो भी समझ में आ गया। अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात 4 है तो उसमें शून्यांक भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। यहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज में एक तो शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना, और दूसरी कंडीशन है यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करने के बाद शून्यांकों की जांच करना। और जांच करने की यहाँ पर केवल 2 मेथड है, 2 मेथड द्वारा जांच करना कि सही है या नहीं है। और शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि को अपनाएंगे। यहाँ पर अभी गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, मध्य पद को विभक्त करते हैं, मध्य पद को विभक्त करके ये करेंगे, मध्य पद को विभक्त करके ये। सुनो, तो शून्यांक ज्ञात करना लगभग मोटा मोटा आता है। अब हम यहाँ पर मोस्टली क्या चीजें सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि शून्यांकों की जांच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझो कि द्विघात होता क्या है बहुपद में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। c क्या है, अचर पद, b क्या है, x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। यानी मुझे तीनों चीजें समझ में आ गई है कि c क्या है, b क्या है और a क्या है, कंप्लीट। अब मैं इसके शून्यांक ज्ञात करता हूं तो यहाँ पर इसके शून्यांक कितने आएंगे, अधिकतम घात है 2 तो शून्यांक भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। और जो भी शून्यांक आते हैं उसमें दोनों शून्यांक को कुछ भी मान लेता हूँ, एक को अल्फा मान लेता हूँ, एक को बीटा मान लेता हूँ। अब इसकी जांच करने के लिए हल्का सा फॉर्मूला है, दिमाग में बिठा लो, फिर हम सीधे प्रश्नों पर जाएंगे। ये है एक तो यहाँ पर जांच के लिए, शून्यांकों की जांच के लिए, शून्यांकों की जांच, शून्यांकों की जांच के लिए एक तो है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस, आपको सीधा लिखना है माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये तो आएगा योगफल में, शून्यांकों का योगफल। शून्यांक एक आया अल्फा और एक बीटा, यानी मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, और
माइनस तो माइनस और x का गुणांक क्या होता है b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है a, यानी माइनस बी बटा a। ये तो आ गया योगफल में, इस तरह जांच करेंगे। और दूसरा आएगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों के गुणनफल में क्या लिखेंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। शून्यांकों का गुणनफल से तात्पर्य हुआ अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यांक आ चुके, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद है सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, यानी सी बटा ए। ये दोनों फॉर्मेट हमारे पास तैयार है और इस एक्सरसाइज में इसके अलावा कुछ नहीं। पूरी प्रश्नावली पॉलिनोमियल्स खत्म, केवल दो ही चीजें, कौन कौन सी, एक तो इसमें ज्ञात करना है शून्यांक ज्ञात करना, और शून्यांक जैसे ज्ञात कर लेते हो तो फिर उसकी जांच करना। बस दो चीजें हैं। एक हल्का सा मेथड दिया हुआ है, उसमें यह है कि उसमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और वहां पर आपको वापस बहुपद या द्विघात समीकरण बनाना है। एकदम चीजें आसान है और फटाफट समझ में आएगी, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करना सीखेंगे, फिर उस शून्यांक की जांच करना सीखेंगे और फिर जैसे शून्यांकों की जांच एकदम सही हो जाती है तो फिर हम उसकी वापस शून्यांक हमारे पास दिए हुए होंगे योगफल और गुणनफल, और योगफल और गुणनफल से वापस हम बहुपद पर आएंगे या फिर द्विघात समीकरण ज्ञात। पहला प्रश्न सुनो, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। कैसे है, द्विघात है यानी जिसकी अधिकतम घात कितनी रहने वाली है, 2, उसके शून्यांक ज्ञात करने। शून्यांक का मतलब चर के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो पूरे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद क्या हो जाता है, 0। फिर जैसे आप उस शून्यांक को ज्ञात करते हो यानी चर के ऐसे मान ज्ञात करते हो तो फिर उसकी जांच करनी है। एक तो उनके योगफल की जांच करनी है और एक उनके गुणनफल की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उनके शून्यांक ज्ञात करेंगे और शून्यांक ज्ञात करने के बाद फिर हम उसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले सुनो, हम इसके शून्यांक ज्ञात करते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेंगे, गुणनखंड विधि काम में लेंगे। कौन सी विधि काम में लेंगे, गुणनखंड विधि काम में लेंगे। तो सुनो, ये एक बहुपद दिया हुआ है, सबसे पहले लिख देंगे हल। दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें कितने पद है, 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो इसका कॉन्सेप्ट यही कहता है, पहला पद ये दिया हुआ, दूसरा पद ये दिया हुआ और तीसरा पद ये दिया हुआ। कॉन्सेप्ट ये कहता है पहला पद इंटू तीसरा पद, पहला पद इंटू तीसरा पद। पहला पद है एक्स स्क्वायर इंटू तीसरा पद है माइनस के 8, यानी ये हो गया माइनस के 8 एक्स स्क्वायर। और फिर दिया हुआ है, अब आपको समझना है कौन से पद को विभक्त करना है, मध्य पद को विभक्त करना है। तो मध्य पद यहाँ पर दिया हुआ है माइनस के 2x। माइनस 2x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आए, लेकिन गुणा करने पर क्या है, माइनस का 8x आए। सीधा सीधा सर दिख रहा है 4x और 2x, 4 में से 2 गए, पीछे रहे 2, लेकिन 4 इंटू 2 8, यानी 4x और 2x। मुझे उत्तर माइनस में चाहिए तो माइनस की संख्या ले लो बड़ी, मध्य पद की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो अंदर रहा x स्क्वायर था, एक बार आ गया माइनस का माइनस, 4x में से x बार चला गया, अंदर रहा केवल 4। अब आगे सुनो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, 2 का भाग 2 में एक बार, पीछे रहा x माइनस का माइनस, और 2 का भाग 8 में 4 बार। तो एक तो आया x माइनस 4 जो दोनों में कॉमन है, और पीछे रहा x प्लस 2। शून्यांक ज्ञात करना है तो बराबर 0 मान लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का, सामने जाते ही प्लस का, और यहाँ पर प्लस का आए तो सामने जाते ही माइनस का। x की 2 मान आ गए। ये 2 ऐसे मान है जिनको मैं यहाँ पर रख के हल करता हूँ तो पूरे समीकरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पहले शून्यांक को मैं मान लेता हूँ अल्फा, आया है 4, दूसरे को मान लेता हूँ मैं बीटा, आया माइनस के 2। अब कर देते हैं जांच।
जांच में पहले योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है माइनस के 2 बराबर माइनस, और यहाँ से आपको ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ से इसकी तुलना आपको किससे करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करनी है। चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो इसकी तुलना करनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की गुणा में, एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है एक, कुछ नहीं होता एक तो होता ही है। तो ए का मान क्या आया 1, बी का मान क्या आया एक्स के गुणा में बी होता है तो एक्स के गुणा में क्या माइनस के 2, और सी है माइनस के 8। ए आया बी और सी तीनों कंप्लीट है। अब यहाँ पर रखो बराबर माइनस बी, बी क्या आया है ये तो ये वाला माइनस, और बी का मान क्या है माइनस के 2 बटे ए, ए कितना है 1। अब सुनो 4 प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस के 2 बटे 1। 4 में से 2 गए पीछे 2, और 1 का भाग 2 में 2 बार, दोनों साइड बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली जांच हुई, कौन सी हुई योगफल वाली। दूसरी जांच करनी है गुणनफल वाली। कौन सी जांच करनी है गुणनफल वाली। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा पहला शून्यांक, पहला शून्यांक क्या है 4 इंटू दूसरा शून्यांक क्या है माइनस के 2 बराबर सी, सी क्या आया माइनस के 8 बटे ए क्या है ए, गुणा करना है प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 बराबर 1 का भाग 8 में 8 बार माइनस का माइनस, दोनों साइड बराबर, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न सुनो, ये दिया हुआ कितने पद है 3 पद है। कितने पद है 3 पद है। ये रहा पहला पद, ये रहा दूसरा पद, ये रहा तीसरा पद। सबसे पहले हम क्या करेंगे पहला पद इंटू तीसरा पद, यही साइड में रफ काम कर लो कि पहला पद इंटू तीसरा पद। पहला पद है 4s स्क्वायर इंटू 1, दोनों का गुणा किया तो क्या आया 4s स्क्वायर। कौन से पद को जोड़ तोड़ना है दूसरे पद को, दूसरा पद क्या माइनस के 4s, माइनस 4s के ऐसे दो टुकड़े करने कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस 4s आए, लेकिन गुणा करने पर प्लस के 4s आए। तो दोनों सीधे सीधे दिख रहे 2s 2s, दोनों जुड़ के 4s हो जाएंगे और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो माइनस का 2s माइनस का 2s, ये मैं s लिख देता हूँ, ये s 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। यहाँ पर देख लो यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आया 2s, 2 का भाग 4 में 2 बार, s स्क्वायर में से s कॉमन आ गया, अंदर केवल रहा s, माइनस का माइनस, यहाँ तो पूरा ही कॉमन चला गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कम से कम एक तो लिख ही दो, एक तो कम से कम लिख ही दो। तो माइनस का 1, अब पीछे वाला सेम टू सेम, ये तो माइनस 12 आ गया, तो ये हो गया है 2s माइनस प्लस माइनस और 1 का 1, ठीक 2 माइनस 1 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ये हो गया कॉमन, तो ये लिख दिया कॉमन। और पीछे रहा 2s माइनस 1 2s माइनस 1, दोनों के बराबर 0 मान लो, ये मैंने किया है रफ काम हो ये वाला। अब 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि शून्यांक ज्ञात करना है, 1 प्लस माइनस का सामने जाती है प्लस का, तो 2s बराबर 1। यहाँ पर भी सेम टू सेम 2s बराबर 1 माइनस का सामने जाती प्लस का, तो s बराबर 1 बटा 2, यहाँ पर भी s बराबर 1 बटे 2, यानी पहला शून्यांक अल्फा बराबर आया 1 बटा 2 और बीटा बराबर आया 1 बटा 2, दोनों सेम टू सेम आए। अब मैं इसकी तुलना किससे करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो करो यहाँ पर कर देते हैं, इसको आगे हल करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर करो, तुलना करो। ये रहा कोई चर पद के गुणा में a है 4, चर पद के गुणा में है b माइनस का और c है 1। अब करो जांच। सबसे पहले हम जांच करेंगे
योगफल की। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा पहला शून्यांक क्या आया है 1/2 प्लस दूसरा शून्यांक भी क्या आया है 1/2 बराबर माइनस, और बी का मान क्या है माइनस के 4 बटे ए का मान क्या है 4। अब सुनो दोनों, ये वैसे आधा और आधा एक सीधा ही दिख रहा है, आधा किलो और आधा किलो 1 किलो, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 4/4। 4 से 4 कट गए तो एक ये था और यहाँ पर एक उतर आया, कंप्लीट दोनों साइड बराबर। अब करना है गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। पहले है 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी क्या आया है 1 बटा ए क्या है ए है 4। 1 इंटू 1 1 बटे 2 इंटू 2 4 बराबर 1 का 1 और 4 दोनों साइड बराबर। योगफल और गुणनफल दोनों की जांच एकदम सही पाई गई। ये हो गया अपने वहां पे था ये वाला नहीं ये वाला, दोनों पॉइंट कंप्लीट।